Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बेसिकली अगेन फिर से कुछ कूलाम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को कराने के पश्चात अब कई लोगों को लग रहा होगा सर बहुत आपको नहीं लगता ही बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कर लिया, हम लोगों ने ट्राइंगल वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, वो वाला कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी एक दो वैरायटी के जो सवाल हैं वो बचे हुए हैं। उन वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर खत्म करेंगे और उसके बाद में आइदर वी विल मूव ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विलिब्रियम, दोनों में से किसी एक को कंटिन्यू करेंगे। और मोस्टली मुझे को लगता है कि शायद मैं कोशिश करूँगा कि इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करूँ, जो भी होगा देखेंगे समय के अनुसार, क्योंकि देखो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक भी इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हुए चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। कैसे सवाल लिखूं? क्वेश्चन लिखते हैं। मान के चलो देखो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है ओरिजिन, या एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पर क्या कर दी है ड्रॉ कर दी है, और इस नंबर लाइन पर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 1 कूलम का चार्ज रख दिया, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आएगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू मान के चलिए मैंने यहाँ पर रख दिया 10 तक। ठीक है, ओके। अब यहां पर मुझे रखने हैं चार्जेस, यहां पर मुझे क्या रखने हैं चार्जेस रखने हैं। तो अब इन चार्जेस को किस प्रकार से रखता हूं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी के बेसिस पर सवाल बनाए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? मैं बोला ठीक है सर जी, कोशिश करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो भैया मैंने क्या किया, देखो यहां पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया, ठीक है, मैंने यहां रख दिया 1 माइक्रो कूलम, यहां रख दिया 4 माइक्रो कूलम, यहां रख दिया 9 माइक्रो कूलम, यहां रख दिया 16 माइक्रो कूलम, यहां रख दिया 25 माइक्रो कूलम, और लास्ट में मैंने यहां रख दिया 100 माइक्रो कूलम। और आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। कुछ ऐसा सवाल मैंने यहां पर बता दिया है। बोलो अब कैसे करोगे सवाल को? देखो भैया देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारे कुछ भी साइन वगैरह तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये है कि सारे कैसे हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं। अच्छा बीच में डॉट डॉट लगाया है तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भैया 6 पे 36 का होगा, भाई 10 पे 100 का है, 5 पे 25 का है, तो मतलब वो स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे चार्जेस को रखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर जी बहुत ठीक है। अब देखो हर चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन देखो, 1 कूलम पर नेट फोर्स मतलब सब के सब चार्जेस इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स होने के कारण, तो ये डायरेक्शन तो मुझे पहले ही पता लग गई। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। तो भैया देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अच्छा अब यदि मैं यहां पर देखता हूं तो होगा क्या कि भैया देखो F बराबर आएगा K तो एज इट इज, Q1 सब में 1 होगा, Q2 रखता हूं तो भैया 1 माइक्रो कूलम अपॉन 1 स्क्वायर प्लस K इंटू 1 इंटू 4 माइक्रो कूलम अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस K इंटू 1 इंटू 9 माइक्रो कूलम बराबर है और 3 का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन करते चले जाइए, और K इंटू 1 इंटू 100 माइक्रो कूलम। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? और ये 10 का स्क्वायर। यस, मतलब बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत आसान सवाल है। तो मैंने कब बोला था कि डिफिकल्ट है? देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कटेगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कटेगा, और k इंटू 10 टू द पावर -6 बराबर है, सब में से k कॉमन निकल सकता है, देख लीजिए। अरे निकल सकता है नहीं निकल सकता है? फटाफट बोलते चले जाइए, निकल जाएगा। चलो 10 टू द पावर -6 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और k की वैल्यू मैं रख देता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 तो कॉमन आ गया, और इंटू यहां से बचेगा 1 प्लस यहां से बचेगा 1 प्लस 1 अप टू कितनी बार है? 10 बार है। क्लियर है? चलो तो यहां से बताइए कितना आएगा, सॉल्व करना है बस आपको, अब कैलकुलेशन बचा है, फटाफट कीजिए। देखो -6 प्लस 9 मतलब 3 बच गया, और यहां से आपके पास में कितना आएगा? 10 आएगा, बराबर है। क्यों? 10 टर्मिनोलॉजीज हैं, 10 टर्म्स हैं, तो भैया 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन या 90,000 न्यूटन जो भी बन रहा है, आपके पास में आंसर आ जाएगा 1090 किलो न्यूटन। ठीक है, बोलो सवाल में कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता है कि सवाल में कोई परेशानी होने वाली है। यस और नो?
तो बेसिकली ये सवाल जो था वो था एकदम सीरीज से रिलेटेड। कैसा सवाल था? सीरीज से रिलेटेड सवाल था। अब इसी टाइप का एक अगला सवाल यदि मैं यहां पर बनाना चाहूं तो मैं कैसा सवाल बनाऊंगा, फटाफट देखिए। ऐसे रिलेटेड सवाल ग्रेविटेशन चैप्टर में है, आपको मिलेगा। अब देखो मैं जो फोर्स के लिए बना रहा हूं आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनेंगे। सेम टाइप की वैरायटी होगी तो मैं एक बार बता दे रहा हूं, बाद में बिल्कुल सिमिलर टाइप के सवाल होंगे तो मैं वहां पे बहुत फास्ट चलूंगा, स्पीड फास्ट रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहां पर आपको पर्याप्त समय अवेलेबल करवा रहा हूं सवालों को समझने के लिए। फिर से मैंने 1 कूलम का चार्ज यहां रख दिया। ओके, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, 5 है, और अप टू मान के चलो मैंने 10 तक रख दिए। ठीक है, 10 तक रख दिए। यहां पर 1 माइक्रो कूलम, यहां पर अब मैंने रख दिया इस बार 8 माइक्रो कूलम, 27 माइक्रो कूलम। समझ गए क्या रखना है अभी आपको? बोलो फटाफट से, समझ में आया क्या मैं क्या रखने वाला हूं, सवाल कैसे बन रहा है ये? अरे बोलो, आ गया। और वही सवाल पूछा जाएगा, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। बोलो सवाल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? और सवाल बन जाएगा वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे? आराम से करोगे। कैसे करना है देखो फटाफट से। तो भैया एफ बराबर आएगा के, ये तो फिक्स है, 1 फिक्स है, इनटू 1 माइक्रो कूलम अपॉन 1 का स्क्वायर, प्लस अगली बार देखना के इंटू 1 इंटू 8 माइक्रो कूलम अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस अगले बार देखना के इंटू 1 इंटू 27 माइक्रो कूलम अपॉन 3 का स्क्वायर, और प्लस अप टू सो ऑन करते चले जाइए, और लास्ट में आएगा आपके पास में 1000 माइक्रो कूलम अपॉन 10 का स्क्वायर। सही हुआ है कि गलत हुआ है बताओ? यहां तक, यहां तक सही है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए देखिए, के सब में कॉमन है पिछले बार की तरह, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, और 10 टू द पावर -6 भी कॉमन है, और k की वैल्यू में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पहले रख देता हूं, और 10 टू द पावर -6 को पहले से ही कॉमन निकाल लेता हूं। अब जो बचा है उसको देखेंगे। तो यहां पे बचेगा 1 प्लस, यहां देखिए 2 का स्क्वायर है 4, 4 2 जा 8, मतलब यहां पे बचेगा 2 प्लस, अगला देखिए 3 का स्क्वायर है 9, 9 3 जा 27, मतलब अगले टर्म में 3 आने वाला है, और लास्ट में देखिए 10 का स्क्वायर 100, मतलब यहां पर 10 बच रहा है। तो मतलब आपको एक क्लियर आइडिया हो गया कि यहां तक 10 तक आपको बढ़ना है। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है? तो अब इसका आंसर निकालना है। अब बेसिकली मैं ये सीरीज छोटी ले रहा हूं, तो आप यहां तक की एडिशन कर सकते हैं, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 21 और 7 21 और 7 28 28 और 8 करोगे 36 36 और 9 45 और 10 55 कर लोगे यहां तक का? तो बोलो सही बात है सर जी, यहां तक तो कर लेंगे। तो मैं बोला ठीक है, तो अभी के लिए इसका आंसर निकाल दिया, एफ बराबर 9 इंटू 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहूं तो वहां पर 1 माइक्रो कूलम करके उसको एडजस्टमेंट ले सकता हूं, लेकिन जैसा आपको चाहे। मैं तो सवालों का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होगा यदि ये 10 की जगह 100 तक चले जाए? तो क्या आप, मैंने जैसे अभी एडिशन किया 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 9 45 और 10 55, यदि मेरी ये सीरीज 100 तक होती तो क्या आप इसको कर पाते थे? बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला काम आएगा, जिसको मैं यहां पर रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं कि भैया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू लास्ट में मान के चलो 9n आ गया। यहां तक का यदि आपको एडिशन करना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एडिशन, तो भैया जी इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, जिसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं समेशन ऑफ n i इक्वल्स n, कैसे ऐसे, सॉरी, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, ऐसे। ठीक है, तो i की जगह 1 2 3 4 और सबका एडिशन है ये। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाता है। क्लियर है? अब मान के चलो आपको करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू कहां तक? 10 तक। बोलो क्या लिखोगे? 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाई 2। बोलो 2 से काटोगे 5 बार, 11 5 55। आंसर आया? आया कि नहीं आया आंसर भैया?
सब लोगों को मिल रहा है कि मेरा अकेले का ही आया है, बराबर है। चलो मैं अगला कर लेता हूं, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू मैंने कर दिया 100 तक। बोलो कितना आंसर निकालोगे? 100 इंटू 101 अपॉन 2 50 मल्टीप्लाई बाय 101। ओके, तो ये 0505 ये आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? बस मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं, ये सीरीज के लिए है, यस और नो। मैंने बोला सर जी, चलो सर जी आपका सवाल देख के अच्छा लगा कि ऐसा कोई सवाल आता है तो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें और आगे यदि मैं लेके जाता हूं तो अगला जो संख्याएं लूंगा मैं किस हिसाब से लूंगा? बोलो फटाफट से। संख्याएं आपको समझ में आ रही है किस प्रकार से लेनी है, ठीक है, क्लियर है। सीरीज का खेल है, सीरीज बहुत सारी जो सीरीज है उनको आपको एक बार देख के रखना है, नजर मार के रखनी है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि देखो अमूमन मैं कह देता हूं यहां पर, अमूमन आप नीट वाले बच्चों के लिए ऐसे सीरीज के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाने चाहिए। लेकिन एक बार मतलब नीट के पुराने पेपर्स में यदि आप जाके देखोगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड एक सवाल उन्होंने पूछ लिया था। कौन से साल में पूछा था, साल मुझे भी याद नहीं है, लेकिन तब भी नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही हुआ करते थे। तो उस लिहाज से हम लोग इस बात के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि यदि भविष्य में आगे कभी भी ऐसा कोई सवाल आता है सीरीज से रिलेटेड तो मैं उस सवाल को कर पाऊँ। तो बेसिक सीरीज आपको याद रखनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी सीरीज की लिस्ट नहीं है। जैसे मैंने एक तो ये बता दी, तो कुछ सीरीज के फॉर्मूलेज मैं बता देता हूँ, 1 2 3 जो काम के हैं। n × n+1/2 ये आपका किसके लिए है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। इसके अलावा मैंने ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया, बाकी n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग भी साथ में लिखते चलता हूं मैं, मतलब ये किसका है? 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक? n तक। ये है आपका 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस को अप टू n स्क्वायर का, ठीक है। एक और फॉर्मूला बनता है जो होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये है आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, हिंदी मीडियम। तो भैया ये बेसिकली मैं बता रहा हूं, यदि नहीं भी समझ में आएगा इंग्लिश में तो यहां पर ये चीज लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का अप टू लास्ट में n³ यहां तक का एडिशन है, तो ये है। इसके अलावा मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आपको एक काम करना है, थोड़ा सा सर्च करना है और कुछ स्टैंडर्ड सीरीज कौन कौन सी सीरीज हैं वो मैं बता देता हूं कि आपको e⁻x का, e⁻−x का, log 1 + x का, log 1 - x का, sin x का और cos x का। ये 6 एक्सपांशन मैं बता रहा हूं विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यदि एग्जामिनर के मूड में आता है कि भैया मेरे को तो सीरीज का ही सवाल बनाना है, चाहे वो, अब देखो ये सब चीजें कहां पर काम आएंगी? कूलाम्स लॉ के फॉर्मूले जो लगाए जा सकते हैं ऐसे एडिशन के लिए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कैलकुलेशन के लिए, बात समझ में आ रही है? तो यहां ऐसी जगह पर ये फॉर्मूले बनेंगे और ये सेम फॉर्मूले फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलों के लिए ये सीरीज के जो नंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। थोड़े से 4-5 स्टेप आगे के 3-4 स्टेप याद रहेंगे तो उससे आपको सीरीज के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको एज अ होमवर्क समझना है और इसे करना है, फुलफिल कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो एक और टाइप की वैरायटी आती है। देखो सवाल क्या है? सवाल है यहां पर, मान के चलो, देखो ये वही नंबर लाइन है। यहां पर मैंने एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया। जहां पर 1 है वहां पर मैंने 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया। जहां पर मेरे पास में 2 है वहां पर मैंने 8 माइक्रो कूलम का रख दिया। जहां पर 3 है वहां पर 27 माइक्रो कूलम का रख दिया। गलत कर दिया।
2 के बाद में मैंने अगला चार्ज रखा है कहां पर, 4 पर, और यहां पर रख दिया है मैंने, कैसे रखूं मैं चार्जेस को, सीरीज बनानी है मुझे 64 माइक्रो कूलाम का। इसके बाद में अगला चार्ज रखा गया है 8 मीटर पे या 8 माइक्रोमीटर जो भी है, यहां पर रखा गया है 256 माइक्रो कूलाम एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद में सीधा सीधा आगे बढ़ते जा रहा है। शायद मैं सही लिखा है क्या, देखो यहीं तक भी रख के काम चला दूं क्या मैं, आई थिंक सो 512 आएगा। देखो चलो ठीक है यार, मैं आपको जो चीज़ें बताने चाहता हूँ उससे आपको, इसको रहने दो अभी, जो भी है 512 आएगा जो भी आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ दिस सीरीज गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये मेन मकसद है मेरा, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है और वही आपका नेट फोर्स बताना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे बाद में जो भी आना होगा, ठीक है। क्या आएगा वो यहाँ पे पता लग जाएगा। ओके, तो भैया आपने निकालना एफ, तो के इंटू 1 माइक्रोकूलाम इंटू 1 माइक्रोकूलाम अपॉन 1 का स्क्वायर किया, आप बहुत खुश हो गए। हाँ अब मेरे को समझ में आया, यस 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 बेटा, मेरे को क्लिक हो गया दिमाग में मैं क्या गलती कर रहा हूं। देखो यहां पर रखना है आपको, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहां रखना है आपको 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है, मैंने रख दिया। यहां रखोगे आप 8 माइक्रोकूलम का चार्ज, 8 माइक्रोकूलम का रखोगे, यस। यहां रखोगे 32 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक हो रहा है क्या, देखो सर ये चार्ज का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको सवाल करवा देता हूं पहले, जिससे आपको पैटर्न समझ में आए। बेसिकली देखो होने क्या वाला है, सीरीज में बनवाता हूं, k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस का k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू मैंने अभी तो रख दिया है 32, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे यहां पर 8 के स्क्वायर पे, ठीक है। नहीं 8 के स्क्वायर पे तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, फिर तो सही है, वह क्या करना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए 8 पे ये आ जाएगा 16 रखना चाहिए, ठीक है। 16 से आएगा क्या, ये 16 से काम हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी आपके सामने मेन मकसद मेरा क्या है उसको जरा समझिए। मैं सीरीज कौन सी बना रहा हूं वो मैं आपको समझा देता हूं पहले, जिससे क्या है आप जो भी होगा मिटाना मिटाना बार बार का खत्म हो जाएगा। के देखो ये कॉमन चीजें हटा दो पहले, तो ये तो हटा दी, तो के मतलब 9 इंटू 10⁻9 खत्म, 10⁻−12 खत्म। देखो मेरी सीरीज ऐसी चाहिए मेरे को, 1 प्लस का 1/2, 1/2 देखो कैसे 8 दूना 16, यहां पर मेरे को चाहिए 1/4 चाहिए, यहां पर कितना चाहिए 1/4, तो भैया 16 रखेंगे तो 16 चौका 64, तो ये कटेगा तो ही 4 बचेगा, प्लस अगली बार आएगा मेरा 1/8 प्लस का, ऐसे सो ऑन करते चले जाइए और ये इन्फिनिटी तक। तो अब आप इसी के अकॉर्डिंगली चार्जेस को रखना यहां पर चालू करेंगे। तो देखो मेन मकसद मेरा वो नहीं है, मेरा मेन मकसद है आपको ये वाली सीरीज बताना जो यहां पर बन रही है, ठीक है। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसे कहा, ये है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों वाली। क्या है ये है अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। सिंस देखो मैं तो इंजीनियर हूं, पढ़ाता हूं, तो हम लोगों को एक रिवर्स अप्रोच मालूम होती है कि मतलब पहले आंसर ही पता हो तो हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर था, तो यहां से मैं क्वेश्चन फॉर्मेटिंग कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो ये सीरीज है, ये है इनफाइनाइट सीरीज। इसमें इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस का r, दैट r इज अ कॉमन रेशियो, दैट r इज अ कॉमन रेशियो। मतलब इसमें मैंने, इस वाले में मैंने इससे डिवाइड किया, इस वाले में इससे डिवाइड किया, इस वाले में इससे डिवाइड किया, और एंड सो ऑन चलते जा रहा हूं, तो जो रेशियो है वो सेम आएगा। मतलब 1/8 डिवाइड बाई 1/4 करो, आंसर आएगा 1/2, 1/4 डिवाइड बाई 1/2 करो, आंसर आएगा 1/2, 1/2 डिवाइड बाई 1 करो तो आंसर आएगा 1/2। तो दैट इज अ कॉमन रेशियो, ठीक है, दैट इज द कॉमन रेशियो। अब ये मैथ्स की बात है, 10th क्लास में आप सीख के आए हो, ठीक है, बस उसका यहां पर इंप्लीमेंटेशन करवा रहा हूं। चलो आगे आ जाओ, अब इसका आंसर निकालेंगे। तो एस इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस का r, तो फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा। ये आंसर आएगा 1/1 माइनस का 1/2,
सर ये 1/2 कहां से आया? तो देखो कॉमन रेशो जो लेने को बोल रहा था 1/8 डिवाइड बाई 1/4 कितना 1/2, 1/4 डिवाइड बाई 1/2 कितना 1/2, वो वाला कॉमन रेशियो। तो इसका आंसर आता है 2 हमेशा। तो ये लॉग में कई बार सीरीज बनती है तो काम आ सकती है, बस इसलिए मैंने यहां पर आपको रिप्रेजेंट करवा दिया। तो f बराबर देखो यहां से आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू 2 मतलब 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन इज द आंसर। खत्म। सर ये वाला सवाल थोड़ा सा फास्ट हो गया बच्चा, कोई बात नहीं है, आराम से थोड़ा सा देखिए, सीरीज पर फोकस कीजिए। यदि आपने सीरीज पर फोकस किया है तो आपका सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, मेरा मेन मकसद वो सवाल, उस सवाल में कुछ है नहीं। यदि आपको ये सीरीज पकड़ में आई तो क्यों, एग्जामिनर जब सवाल बना रहा होगा तो वो बैठ के आराम से फुर्सत में बना के देगा सवाल आपको, अरे देगा कि नहीं देगा। तो आप यदि सीरीज को पकड़ पाए तो आपका सवाल तो सही होने ही वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। यस, क्लियर है। बोलो सवाल की अप्रोच पकड़ में आई या नहीं आई? तो मैं बोला सर थोड़ी थोड़ी तो आ गई, तो मैं बोलूंगा चलो थोड़ी थोड़ी सवाल की अप्रोच पकड़ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक आधा सवाल और देखते हैं। देखो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो सवाल वही होते हैं, बेसिक चीजें होती है, कोई डरने वाली बात खास ही होती नहीं है। लेकिन यदि आपने सवालों पे थोड़ा सा ध्यान दिया ना तो आप बहुत ही इजीली आप इन चीजों को पकड़ पाओगे, और इन चीजों को यदि आपने पकड़ लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, इस बात का आप यकीन रखिए। ठीक है, चलो हम लोग अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो क्या है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ये दो चार्जेज मैंने यहां पर बना दिए। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। और इनके बीच का जो फोर्स है वो है 0.075 न्यूटन। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है आपके पास में वो है 0.075 न्यूटन। और अब यहां पर एक कंडीशन और दे रखी है, वो दे रखी है कि भैया Q1 प्लस का Q2 जो है, मतलब द एडिशन ऑफ दी चार्जेस इज गिवन एज 20 कूलम। अब 20 कूलम है, 20 माइक्रो कूलम है, वॉट एवर इट बी, आई थिंक सो माइक्रो कूलम होना चाहिए क्योंकि न्यूटन में आंसर दिया ना मैंने 0.075 न्यूटन, आई थिंक सो माइक्रो कूलम। चलो देख लेंगे लास्ट में चल के। अब सवाल में पूछा क्या गया होगा आप बता दीजिए, क्या पूछा हो सकता है इस सवाल में? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, करने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे बनाएंगे आप। तो सर जी यहां पर आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगेगा 0.075 बराबर के, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब कितना है 3 का स्क्वायर। सही है, डिस्टेंस 3 मीटर इसीलिए दी गई है ताकि 9 को आप उड़ा सको यहाँ पे। तो 9 से 9 उड़ेगा, सही बात है। अच्छा ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 2 3 जीरो बढ़ेंगी, क्यों? पॉइंट के नीचे 1 लिखा जाता है, बचे हुए नंबर लिखे जाते हैं। मैं बोला ठीक है सर जी। चलो इसको यहां पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर, तो ये आएगा 75 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 12 बराबर Q1 Q2। ठीक है, सो यहां से देखिए ये आएगा 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 बराबर आएगा Q1 इंटू Q2। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी हुई? यस और नो? सर जी यहां तक तो कोई परेशानी नहीं लग रही है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है। मैं बोला देखो सवाल तो होते ही टेढ़े हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा सर जी, आप तो बोल रहे हैं सर जी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए ना दिक्कत तो है ना। बोला देखो सवाल को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका काम बनने लगेगा। कैसे? देखो ये जो चीज है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Q1 इंटू Q2 बराबर 75 माइक्रो कूलम का स्क्वायर। बेसिकली यही है कि नहीं, माइक्रो का स्क्वायर ही है। 10 टू द पावर माइनस 12 का मतलब क्या है, -6 का स्क्वायर। सर वही तो बात पकड़ में नहीं आई। देखो म्यू का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, ये किसका मीनिंग है? म्यू का। यदि मैं म्यू का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या ये 10 टू द पावर -12 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो पावर में तो मल्टीप्लाई होगा, तो वही मैंने किया है यहां पर। यस, बात पकड़ में आई। थोड़ा सा एक बार और आत्मचिंतन कीजिए। यहां पर 75 इंटू 10 पावर -12 को मैंने क्या लिख दिया, माइक्रो कूलम का स्क्वायर। यूनिट्स एंड डायमेंशन देगी प्रॉपर, चार्ज इंटू चार्ज, तो कूलम का स्क्वायर आना ही चाहिए। 10 टू द पावर -12 के लिए मैंने इसको यूज कर लिया। तो अब यहां से मेरा एक झमेला खत्म हो जाएगा, और वो ये है कि नाउ आई कैन से दैट
कि भैया जी Q1 प्लस का Q2 बराबर जो है वो 20 हो गया और Q1 इंटू Q2 जो है वो आपके पास में 75 आ गया। सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? तो भैया जी बेनिफिट देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? यहां से मैं Q1 की वैल्यू लिख सकता हूं 20 माइनस का Q2, या Q2 की वैल्यू लिख सकता हूं 20 माइनस Q1। सर लिख तो लोगे, उसका फायदा क्या होगा? पहले लिखो तो सही। तो मैंने लिख दिया भैया जी यहां पर कि Q2 की जो वैल्यू है वो लिख दी 20 माइनस का Q1। नाउ सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इस वैल्यू को उठाया और मैंने यहां पर डाल दिया। तो सर क्या होगा? देखो क्या होगा, होगा ये, आप लिखेंगे इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से, Q1 इंटू 20 माइनस का Q1 बराबर 75, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 Q1 माइनस का Q1 स्क्वायर बराबर 75। एक काम करते सबको उठा के उधर लेके जाते तो Q1 स्क्वायर माइनस का 20 Q1 प्लस का 75 बराबर 0। तो अब यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं लिखूंगा इसे Q1 स्क्वायर माइनस का 15 Q1 माइनस का 5 Q1, 15 5 75 ना, 15 30 45 15 चौका 60 15 75 बराबर प्लस का 75 बराबर 0। सो इट इंप्लाइज Q1 कॉमन, Q1 माइनस का 15 माइनस का 5 कॉमन, Q1 माइनस का 15 बराबर 0। यहां से देखिए Q1 माइनस का 15 इंटू Q1 माइनस का 5 बराबर 0। यहां से मैं एक बात श्योरली कह सकता हूं कि वो ये है, आइदर Q1 की वैल्यू 15 है या फिर Q1 की वैल्यू 5 है। यदि Q1 की वैल्यू 15 है तो Q2 की वैल्यू डेफिनेटली 5 होगी, और Q1 की वैल्यू 5 है तो Q2 की वैल्यू 15 होगी। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया Q1 कौन सा है और Q2 कौन सा है, क्योंकि नंबर तो सेम ही है, इंटरचेंज ही तो हो रहे हैं। मतलब ये जो चार्जेज हैं वो 5 माइक्रोकूलम और 15 माइक्रोकूलम के दो चार्जेज हैं जो यहां पर आपको दिए गए हैं। क्या इस सवाल को आप समझ पाए हैं? क्या इस सवाल को आप समझ पाए हैं? क्या कोई ऐसा और सवाल बनवाया जा सकता है? बिल्कुल बनवाया जा सकता है, बस ये डेटा बदलेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ? श्योर है? अब देखो यदि मैं इस सवाल को और डिफिकल्ट करवाना चाहता हूं तो मैं और कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक सवाल करते हैं आपके लिए। क्योंकि देखो सवालों को करने से ही हमें आइडिया मिलता है कि किस वैरायटी का सवाल और बनाया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर जी थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, चलो और एक अच्छा सा सवाल मैं यहां पर आपको करवाता हूं। कैसे कराऊं कैसे कराऊं कैसे कराऊं कैसे कराऊं? हाँ देखो मैंने क्या किया, देखते हैं। हमारे पास में एक चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और मेरे पास में एक चार्ज है Q3 जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये तीन चार्जेस हैं, गिवन है। अब बोला क्या गया है, देखो सवाल की लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। When Q1 and Q2 are placed at a distance of r, then the force between them is F। शायद मैंने ऐसे वैरायटी का सवाल करवा दिया है, ठीक है। देन द फोर्स बिटवीन देम इज F। अब हमने क्या किया है यहां पर जरा देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, नाउ फर्स्ट Q1 एंड Q2 आर टच्ड। पहले मैंने क्या किया, Q1 और Q2 को कर दिया टच एंड सेपरेटेड। पहले Q1 और Q2 को टच किया और सेपरेट कर दिया, Q1 और Q2 को टच किया और सेपरेट कर दिया।
ठीक है। Now Q1 and Q2 are touched and the separated. Then Q2 and Q3 are touched and separated. ध्यान से देखना, सवाल को, लैंग्वेज को पढ़िए, मन से ही बना रहा हूं मैं सवाल। अब मैंने क्या किया, Q2 और Q3 को टच किया और सेपरेट कर दिया। All three charges now, all three charges now placed on vertex of equilateral triangle, vertex of equilateral triangle, equilateral triangle of side R, of side R. Okay. Find net force now on Q3। देखो ये एक अच्छा सवाल बना दिया है आपके सामने। देखो हुआ क्या है, पहले तो ये तीन चार्जेस थे, मैंने बोला ठीक है। अब Q1 और Q2 के बीच में R दूरी पर रखने पर, किधर गया, R दूरी पर रखने पर फोर्स आ रहा था F। तो पहले बताओ इनके बीच में फोर्स कितना आएगा, तो F बराबर आएगा कितना, कैसे भी ले लो, Q1 और Q2 ले लो, Q2 और Q1 और Q3 किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तो Q1 एंड Q2 बोला गया है। तो आपने लिखना है K इंटू 6 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो भैया देखो 12K बाई आर स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब है F। ये काम की चीज हो गई हमारे पास एक। अब देखो सवाल के अंदर प्रोसीड करो। मैंने Q1 और Q2 को टच किया, तो भैया नेट चार्ज आएगा Q1 प्लस का Q2 अपॉन 2, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का चार्ज है। तो आंसर आएगा 6 माइनस का 2 अपॉन 2, मतलब 4/2, मतलब आ गया 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ध्यान सुनना। तो भैया अभी Q1 का चार्ज है कितना, 2 माइक्रोकूलम, और Q2 का भी चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दोनों प्लस में है। मैं ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहां पर लिखा गया है देन, इसका मतलब है उसके बाद। पहले ये प्रोसेस कर ली, उसके बाद, इसलिए सवालों को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। Q2 एंड Q3 आर टच, तो भैया Q2 और Q3 को टच करोगे तो Q2 का भी तो 2 है, Q3 का कितना है 8, तो भैया नए केस में आएगा Q2 प्लस Q3 अपॉन 2। तो भैया यहां पर रखना 2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया 5 माइक्रोकूलम। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि गलती से आप ऐसा मत कर देना कि पता लगा यहां पर -2 वाले को ही ले लिया, -2 प्लस 8 कर दिया तो 6/2 मतलब 3 माइक्रोकूलम। यहां पे गलती होगी बस, और कोई नहीं है। कि आप यहां पर 3 लेके आ सकते हो, जो कि नहीं लाना है। अब देखो यहां से ये Q2 खारिज हो गया, तो अब आपके पास में नए चार्जेस आ गए। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू आ गई कितनी, 5 माइक्रोकूलम, और Q3 की भी वैल्यू आ रही है 5 माइक्रोकूलम। इसके बाद देखिए सवाल में क्या किया गया है, दिस सवाल इज ओनली फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड नथिंग एल्स। इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन हमें करना है। नाउ उन्होंने, मैंने क्या किया, उसी आर साइड वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर रख दिया और Q3 पर नेट फोर्स पूछा है। तो भैया देखो मैंने बना दिया ट्राइंगल, ठीक है। इस पर फोर्स कितना है, इस पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। इस पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इस पर C है, ये C पॉइंट मान लेता हूं, इस पर भी 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और आपको चाहिए नेट फोर्स ऑन C, 5 माइक्रोकूलम Q3 पर है। तो ये देखो इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर, और इसके कारण इधर, फटाफट बता रही है। तो ये आएगा K इंटू 25 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाला कितना आएगा K इंटू 10, 5 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो भैया ये आ गया 10K स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा 25K अपॉन आर स्क्वायर। K स्क्वायर गलती से बन गया है, K है, ये आ गया। सो अब भैया जी देखिए, यहां से आपको निकालना है एफ नेट। बोलो एफ नेट कैसे निकालोगे, तो मैं एक काम कर सकता हूं, पता है क्या, 5K स्क्वायर को ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख सकता हूं, 5K अपॉन आर स्क्वायर को मैं P मान लेता हूं। तो ये वाला फोर्स आएगा 2P का, और ये वाला फोर्स आएगा 5P का। यस और नो। सर सवाल तो काफी लंबा चला गया। मैं बोला ठीक है ना, डरने की क्या बात है, मैं बोला हूं पहले से ही, सवाल लेंदी है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सवाल करवाया जा रहा है। बोलो आर का फॉर्मूला निकालो। आर का फॉर्मूला आएगा P स्क्वायर, मतलब आपने लिखना है 2P का स्क्वायर प्लस का 5P का स्क्वायर
प्लस का 2 इंटू 2p इंटू 5p और इंटू cos 60। cos 60 क्यों हो रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बेटा ये वाला एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल भी कितना है? 60 है। तो cos 60 मतलब आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो r का आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2 2 जा 4p स्क्वायर प्लस का 5 5 जा 25p स्क्वायर प्लस का 5 दूना 10p स्क्वायर। सो 25 और 4 29 और 10 39p स्क्वायर। तो r का आंसर आ गया रूट में 39 और बाहर में आ गया p। तो r का आंसर आ गया रूट 39 और p कितना था? ये था आपका 5k अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। नाउ यू विल हैव टू कंपेयर। बोलो कैसे? f की वैल्यू कितनी है? फटाफट देखो यहां पर 12k अपॉन आर स्क्वायर। f की वैल्यू है 12k अपॉन आर स्क्वायर बराबर है, और ये है आपके r की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू। तो भैया रिजल्टेंट को और f को कैसे कंपेयर करोगे? तो k अपॉन आर स्क्वायर तो एज इट इज है, मतलब सही बात है। अब देखो यहां पर ऊपर में 12 और नीचे में 12 कर लेता हूं, काम खत्म। तो मतलब आएगा कितना? r बराबर 5 रूट 39 अपॉन 12। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 5 रूट 39 अपॉन 12 इंटू 12k अपॉन आर स्क्वायर। आ गया क्या? बस। तो आपका फाइनल आंसर भी आ गया कि r बराबर आएगा 5 रूट 39 अपॉन 12 टाइम्स f। अब देखो बस यहां पर इस बात का ध्यान रखना, मैंने इतना लंबा चौड़ा सवाल लिया है, मैं कॉन्सेप्ट की बातें करता हूं हमेशा से कि भैया आपका कॉन्सेप्ट कहीं गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि अब देखो एट द एंड मैं तो इंसान ही हूं, कोई गलती वैसे तो नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन बाई चांस भूले भट के कोई गलती हो जाए तो उसे भी आपको देखते हुए चलना है। अब इस पर्टिकुलर सवाल के लिए यदि मैं बात करूं, इतना लंबा चौड़ा जो सवाल बनाया है वो किधर गया? ये नहीं है, हाँ ये रहा। ये जो इतना लंबा चौड़ा सवाल बनाया, एक ही उसमें कैसे खत्म हो गया यार? कुछ मिटा तो नहीं दिया था मैंने? ओके, 2 और 5 का निकाला, कहाँ निकाला मैंने? ओके, इसी में कर लिया, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा जो मैंने सवाल बनाया वो बस आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए भैया कि ऐसा कोई सवाल यदि बनता है तो आप उसे कर पाने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप ऐसे सवाल को देखें और सवाल को देख के डर जाएं और डर के पेन कलम छोड़ दें और बोले कि नहीं यार हमसे तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपसे डेफिनेटली सवाल होगा, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। श्योर है? चलो आगे एक और सवाल करवाता हूं। देखो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, ये मैकेनिक्स के बेसिस पर बहुत सारी चीजें यहां पर बन जाती हैं। चलो अब हम लोग करते हैं, एक और सवाल करते हैं। देखो सवाल क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा चुका हूं मैं। इसकी लेंथ है आपके पास में L और इस पर चार्ज गिवन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लैम्बडा कूलम पर मीटर। सवाल यह है कि यहां से ए दूरी पर एक पॉइंट चार्ज है Q, एक पॉइंट दूरी ए दूरी पर एक पॉइंट चार्ज है Q। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q। सवाल क्या है? फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by rod on point charge Q। अच्छा सवाल अगेन, अच्छा सवाल अगेन। आगे चल के मैं यहां पर आपको इस रॉड के कारण ए दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाऊंगा, तो बाद में मैं बोलूंगा F बराबर QE, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अभी के लिए आपको ये फोर्स का फॉर्मूला लगाते हुए कूलाम्स लॉ की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो भैया देखो ये क्या है, क्या मैं डायरेक्टली कूलाम्स लॉ लगा सकता हूं? F बराबर K Q और इसको लिख दें लैम्बडा इंटू L अपॉन दूरी का क्या करोगे? सर क्यों दूरी में क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं बताता हूं, ये वाला जो पॉइंट है वो A दूरी पर है, ये वाला पॉइंट यदि मैं मिड पॉइंट मान लेता हूं तो ये A प्लस का L/2 दूरी पर है, ये वाला पॉइंट A प्लस का L दूरी पर है। तो हर पॉइंट की दूरी क्या है? अलग अलग है, और हर पॉइंट की दूरी अलग अलग होने के कारण हर पॉइंट के कारण लगने वाला फोर्स अलग अलग है। लेकिन यदि मैं इसको एक काम कर दूं, क्या काम कर दूं कि इसके अनंत टुकड़े कर दूं और हर एक के कारण फोर्स लिख के सबका ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। सर लेकिन ऐसा कर पाओगे क्या?
मतलब एक जनरल टॉक के बारे में यदि मैं बात करूं तो जनरल में क्या कर सकता हूं, मान लो इस टुकड़े के कारण फोर्स निकाल लिया, फिर इस छोटे से टुकड़े के कारण निकाल लिया, इसके कारण निकाल लिया, इसके कारण निकाल लिया, इसके कारण निकाल लिया। लेकिन ऐसे कितने अनंत टुकड़े कर पाना क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसी का समाधान है इंटीग्रेशन, समाकलन सांप। याद है? तो सर जी उसका क्या रोल है? उसका रोल देखिए मैं बताता हूं क्या है। रोल ऐसा है, मैंने माना कि यहां से इस पॉइंट चार्ज से x दूरी पर जाकर मैंने क्या कर दिया, यहां पे छोटा सा एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है, छोटा सा क्या मान लिया? एलिमेंट मान लिया। और इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो है छोटी सी dx, बराबर है। इस छोटे से एलिमेंट की जो विड्थ है वो है dx, और इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पर लगने वाला फोर्स लिख लेता हूं। और वो छोटा सा जो फोर्स लिखा जाएगा वो लिखाएगा छोटा फोर्स dF बराबर k इंटू ये वाला चार्ज तो है q, और वो वाला चार्ज आएगा लैम्बडा इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई देखो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस छोटे से चार्ज dx के कारण क्या मैं इस q चार्ज पर फोर्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये कितनी दूरी पर है? तो x दूरी पर है। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, मतलब सही बात है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि बेटा हर चार्ज पार्टिकल के कारण लगने वाला सारा फोर्स इसी डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पा रहा हूं। आगे चल के कहीं पे आपको आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि भैया इंटीग्रेशन करते समय और क्या क्या सावधानी बरतनी है। मतलब डायरेक्टली नहीं कि हवा में तीर चल रहे हैं, नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो अब मुझे यदि नेट फोर्स चाहिए F, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dF। लेकिन ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? सोचिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? तो भैया जी आपकी लिमिट है किसकी? x की। किसकी लिमिट है? x की। और x क्या है? x है आपकी दूरी इस चार्ज पार्टिकल की इस रॉड के लिए। तो भैया a से लेकर के a प्लस एल तक आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। a से लेकर के a प्लस एल तक आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका सवाल सॉल्व होगा। तो बस इतना सा ही करना था, अब आप करने लग जाइए। तो f बराबर के क्यू लैम्बडा तो कांस्टेंट है, उन्हें बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर a से लेकर के a प्लस एल तक और dx। f बराबर आएगा के क्यू लैम्बडा। अब देखो यहां पर x की पावर -2 का इंटीग्रेशन है, मैं यहां पर करके दिखाता हूं। ये बेसिकली क्या है? 1/x² का मतलब है x की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर -2 अपॉन -2 + 1 -2 + 1। तो आंसर आएगा माइनस का 1/x। मैंने ये स्टेप डायरेक्टली किया है क्योंकि मैं बेसिकली ये बात समझ सकता हूं कि अब आपको बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर जी प्रॉब्लम तो हो रही है, एक बार कर ही दो ना। तो मैं बोलूंगा देखो इसको लिखूंगा कितना, x की पावर -1 भैया -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 मतलब माइनस का 1, और x की पावर ऊपर में -1 है तो उसे नीचे लेके आऊंगा। तो भैया ये -1/x हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। ये मैंने लिख दिया माइनस का 1/x, और लिमिट वही है a से लेकर के a प्लस एल तक की। अब मैं यहां पर एक खूबसूरत काम और कर रहा हूं, वो ये है माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेता हूं। तो के क्यू लैम्बडा अपर लिमिट 1 अपॉन a प्लस का l माइनस का 1/a। यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही है। नाउ जस्ट सॉल्व इट, नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो क्या हो जाएगा? वो क्या जाएगा? हो ये जाएगा कि आपके पास में यहां पर f बराबर माइनस का के क्यू लैम्बडा है, तो उसको के क्यू लैम्बडा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 1/a माइनस का 1/a प्लस का l हो जाएगा। आपको इसे सॉल्व करना है। के क्यू लैम्बडा एलसीएम आएगा a इंटू ए प्लस एल, तो यहां पर आएगा a प्लस का l माइनस का a। सोचिए यहां पर फटाफट थोड़ी सी बुद्धि लगा दीजिए। सर उसी चीज की तो कमी है, a से a कटेगा तो f का आंसर आएगा के क्यू लैम्बडा a अपॉन a इंटू ए प्लस एल। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। के क्यू लैम्बडा a अपॉन a इंटू ए प्लस एल, दिस इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस और नो? सवाल समझ में आया है या नहीं आया है? पहले तो इतना मुझे बता दीजिए। आई थिंक सो कि आना चाहिए। अच्छा सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल करवाऊंगा आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मैं आपको बता दूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। इस क्या को किसको हटा देना, इस स्मॉल क्यू को हटा दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा।
आगे चल के बनेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम लोग बेसिक पे ही फोकस कर ले भैया, जो हो जाए वही बहुत है हमारे लिए। तो बोला ठीक है सर जी, करते हैं चलो हम लोग कोशिश। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है, कुछ ऐसी सवालों के बारे में चर्चा करवाना चाहता हूँ। सर जी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास में Q1 चार्ज का पार्टिकल है, इसमें R रेडियस पे एक -Q2 वाला चार्ज चक्कर लगा रहा है R रेडियस पे। तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन यहां पर आपको बताना है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन? सवाल को ध्यान से सुनिए। ये सेम सवाल कैन बी आस्क्ड फॉर लाइक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए सवाल पूछ सकता हूं, नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता हूं, वही सवाल है। तो यहां पर कैसे किया जाता है? तो एक बात ध्यान रखिए, आपका एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लगाना होता है, बराबर है। अब यहां पर सवाल में बोलेगा कैसे, इसको इस लैंग्वेज पर भी थोड़ा सा फोकस दीजिए। सवाल बोलेगा अ चार्ज ऑफ -Q2 इज रिवॉल्विंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड in the circular path of radius r around the charge q1, then what will be the time period of the revolution? अब देखो ये कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है, सो मैं बोला ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से यदि चक्कर लगा रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर मास भी देगा, यदि मास नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मैं मान लेता हूं दोनों के मासेस क्या हैं, एम है, ठीक है, एम मार ले मास है। तो ये आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा की जगह आप 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रख दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। मतलब सर जी देखो m इंटू 2 पाई का मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर, ये आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट मार दीजिए इसमें, टी स्क्वायर को इधर लेके आइए, बाकी सबको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? बाप रे, Q1 Q2 टी स्क्वायर बराबर 4 पाई क्यूब। 4 पाई क्यूब क्यों हो गया सर जी? ये स्क्वायर और एक और ये है, तो 4 चौका और क्या आएगा, 16 भी आएगा, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और ये आ रहा है आर क्यूब। सही है क्या? टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। यदि आप स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो टी बराबर आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई क्यूब में पाई स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, आर क्यूब में का आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, और बची हुई टर्मिनोलॉजी को अंडर रूट के अंदर डालिए, तो ये आएगा पाई आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2। अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको याद रखना है। मैंने ये सवाल करवाया है जस्ट कि आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रख सके। हो सकता है डायरेक्टली सवाल पूछ ले। अच्छा, इसमें मैंने आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन पूछा है। अब मैं आपको मैकेनिक्स थोड़ी सी याद करवाता हूं और मैं वहां से पूछता हूं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भैया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो, तो आपको करना क्या रहेगा, यहीं से सीधा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल लोगे। यदि मैं आपसे पूछता हूं लीनियर वेलोसिटी, तो आपको इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देना है। वो कैसे हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे, उन्होंने कभी जिंदगी में सुने नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर कोई विद्यार्थी ऐसा ही है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सवाल कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, सर हमने तो ये कभी सुना ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर आप इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो कई बार है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैकेनिक्स को मिलाकर के सवाल बना दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने तो ये सिंपल चीजें पूछी हैं, हो सकता है एग्जामिनर इसमें भी खुश ना हो। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं एक तरह से, ये V निकाल लिया आपने। अच्छा, मैं आपको मैकेनिक्स की तरफ लेके जाता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि भैया जी इसका मोमेंटम बता दीजिए। तो सर जी एक बात बताइए, क्या मोमेंटम का फॉर्मूला P बराबर मास इंटू वेलोसिटी नहीं होता है? बिल्कुल होता है, निकाल सकते हैं। सर जी मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे, ये तो मैंने लीनियर मोमेंटम पूछा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बात करी जा सकती है। एंगुलर मोमेंटम, बोलो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है?
आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अरे होता है कि नहीं होता है, ये हो जाता है। मैं यहां पर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता हूं। सवाल मेरे मन में तमाम है। हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो दिया ही है ना चार्ज पार्टिकल का, वी आपने अभी निकाल ही लिया। बोलो पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता? सर जी वाकई में ये सारी क्वेश्चन तो हमने कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। अरे बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। बस ये है, ये सब एग्जामिनर की मूड पर डिपेंड करता है। एग्जामिनर के अंदर में कौन सी भावनाएं किस समय प्रज्वलित हो जाए ये कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता तो भैया एग्जामिनर कोई भी सवाल आराम से बना सकता है और पूछ सकता है। तो इसलिए आपको इस बात की सावधानी रखनी है, ठीक है। चलो हम लोग एक अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। बेसिकली क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां से आपको स्टार्ट करने वाला हूं एक तरह से इक्विलिब्रियम करें क्या। अरे यार नहीं बेटा, समय हो गया, अब आज इक्विलिब्रियम पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट हो गया और 50 मिनट्स इज द ड्यूरेशन टाइम ऑफ अवर लेक्चर। सो 50 मिनट हो गया तो लेक्चर में नया टॉपिक इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस करना सही बात नहीं रहेगी। अब हालांकि मैंने आज आपको बहुत सारे कुछ अलग अलग टाइप के वैरायटी के कुछ सवालों को करवाने की कोशिश करी। मैं आपको एक बार रिकॉलिंग के लिए बता दूं, जैसे मैंने रॉड लिया है, एक और सवाल करता हूं, देखो आपके लिए, खास आपके लिए सवाल है। हालांकि ये सेम सवाल बाद में रिपीट होंगे, कब होंगे, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। ओके, मैंने बोला सवाल करिए, एक है ऐसे रॉड है, सॉरी रिंग है ये, इसकी रेडियस आर है, इस पर चार्ज दिया गया है, चार्ज की वैल्यू दी गई है लैम्बडा कूलम पर मीटर, लैम्बडा कूलम पर मीटर का चार्ज है। इसके सेंटर में मैंने 1 माइक्रो कूलम का एक चार्ज रख दिया है, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया है। सवाल ये है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, और नेट में भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इफ लगा के मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सब रेस्ट पर है सिस्टम और कुछ नहीं है। नहीं भी बोलूंगा तो भी आपको मानना ही कि भैया रेस्ट पर ही है, ठीक है। चलो तो कैसे करोगे सवाल को, तो भैया देखो मैं यहां पर कुछ करता हूं। ओके, मैंने क्या किया, देखो यहां पर है ना एक ऐसे बड़ा सा गोला बना लिया जानबूझ के, ठीक है। अब इस गोले को मैं क्या करता हूं, देखो गोले का ये रहा मान के चलो सेंटर, ठीक है। यहां पर रख दिया 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, बोलो रख दिया। अब आप क्या करिए, देखो यहां पर एक चार्ज कंसीडर किया, इसके कारण यदि मैं फोर्स की बात करता हूं इस पर, तो क्या ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा क्या करिए, इसके अपोजिट साइड में चले जाइए, यहां पर मतलब यहां पर एक पार्टिकल कंसीडर कीजिए, इसके कारण लगने वाला फोर्स क्या इधर आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सोचिए थोड़ा सा। बिल्कुल आएगा, यस और नो। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट आएगी। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ऐसे ही आपको सोचिए, एक चार्ज पार्टिकल इधर होता और एक इधर होता, क्या इसके कारण इस पर फोर्स इधर में और इसके कारण इस पर फोर्स इधर में, क्या दोनों आपस में कैंसिल कर देते थे, बिल्कुल कैंसिल कर देते थे। बोलो एक पार्टिकल यहां पर कंसीडर कर लीजिए, एक पार्टिकल यहां पर कंसीडर कीजिए, इधर फोर्स, क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब मैं यहां पर बोलूं तो ऐसे ही एक फोर्स इधर में लगा लो, ऐसे ही एक फोर्स इधर में लगा लो, ऐसे ही एक फोर्स इधर में लगा लो, ऐसे ही एक फोर्स, मतलब ये सारे की जो सारे फोर्सेस हैं दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आएगा 0। अच्छा सवाल था, बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सर ये तो बहुत ही आसान हलवा था, ये तो हम कर लेते थे, लेकिन किया किसी ने नहीं होगा। बोलो कितने लोगों का आंसर ये 0 मेरे बताने से पहले ही आ चुका था, क्या सभी लोगों का आया था। सर जी हाँ मान लीजिए आ गया था, क्या दिक्कत है, अब क्यों परेशान कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या। चलो कोई बात नहीं, हम बच्चे की जान नहीं लेते। अब देखो वैसे मैं इसको इसमें ही एक और अच्छा सा सवाल और बनवा देता हूं आपको। हालांकि देखो मैं उस सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई वांट कि वो सवाल आप करें, इट इज जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ वेक्टर्स ओनली एंड नथिंग एल्स। उससे ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में, और इसे बोला जाता है क्लॉक प्रॉब्लम, घड़ी का सवाल कहते हैं इसे,
सर ये कौन सी घड़ी है? देखो ये घड़ी है ऐसे, इस घड़ी की रेडियस है आपके पास में 1 मीटर, रेडियस है इस घड़ी की कितनी? 1 मीटर। यदि ये घड़ी है मतलब इस पे यहाँ पर 12 लिखा होगा, यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा और बराबर यहाँ पर 3 लिखा होगा, यहाँ 6 4 5 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ये माइक्रो कूलम चार्जेज है सब के सब। व्हाट आर दीज? ये सब की सब बेटा माइक्रो कूलम में चार्जेस दिए गए हैं। अब आपको सवाल समझ में आ चुका होगा कि मेरा सवाल क्या है, बोलो यस और नो। सवाल की वैरायटी समझ में आ गई। मैंने सेंटर पर यहां पर 1 माइक्रो कूलम का एक चार्ज रख दिया है। नाउ फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 1 माइक्रो कूलम चार्ज। इट इज जस्ट योर होमवर्क, पहले से ही मैं बता देता हूं, इट इज योर होमवर्क जिसे आपको खुद से बुद्धि लगानी है और सवाल को सॉल्व करना है। सवाल क्या है? घड़ी का सवाल है ये। 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, जहां पर 1 बजता है वहां पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे सब चार्जेज मैंने रख दिए हैं। सेंटर में मैंने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया है और मैंने आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन दिस व्हाट 1 माइक्रोकूलम चार्ज। मैंने बोला है उसे सुन लीजिए, प्रैक्टिस करनी है। यदि आंसर आ जाता है तो वेरी गुड, यदि नहीं आता है तो अपने सहपाठियों की मदद लीजिए, क्योंकि हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे मोस्टली, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स टू बी सॉल्व। ठीक है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। जो हम लोग कह रहे थे इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश हमारी थोड़ी सी नाकामयाब हो गई। कोई बात नहीं, देखो जिंदगी में कभी कभी असफलताएं मिलती है, उन्हीं असफलताओं से हमें प्रेरणा लेनी होती है और उस प्रेरणा की मदद से हमें आगे बढ़ना होता है और सीखना होता है। जाके किसी प्रेरणा को पकड़ मत लेना, नहीं तो चप्पल खाओगे बेमतलब का, बता रहा हूं मैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बातों को, जो बातें मैं कहता हूं उनकी भावनाओं को, उनके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। उस अर्थ को गहराई से सोचिए, वर्ड को एज इट इज मत लीजिए। नहीं तो पता लगा मैंने जैसा शब्द बोला वैसा का वैसा मीनिंग कंसीडर कर लिया और वैसा का वैसा ही करने चले गए। ठीक है, और ये सब गलत बातें होती हैं, ऐसा नहीं करना होता है। ऑलवेज रेस्पेक्ट गर्ल्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट वुमेन्स। सभी औरतों का, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। सर आपके शब्दों में ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था। बेटा प्रतीत नहीं हुआ तो अब क्या प्रतीक के पीछे पड़ जाओगे? बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सर आज आपकी बातों में वो जोश नहीं लग रहा है जैसा होना चाहिए था। सर जी हमारी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए और वो चलते ही रहेगा। बिल्कुल बिना घबराए आप मेहनत कीजिए, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर जरूर मिलेगा, ठीक है। सर ऐसे कैसे चलेगा सर? अभी आपने होमवर्क में सवाल दे दिया और वो हमसे नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको अपनी सहपाठियों की मदद लेनी है। एक दूसरे से पूछिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। चलो मैं हिंट दे दूं क्या इसमें? थोड़ी सी चलो हिंट दे देता हूं ताकि क्या मैं आज के सेशन को खत्म कर दूं, ठीक है। एक बात बताओ, देखो ये 6 माइक्रोकूलम के कारण इधर में जो फोर्स लगेगा वो इधर आएगा कुछ तो भी, और 12 माइक्रोकूलम के कारण इधर आएगा। ये बात सही है? सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। तो 6 वाले के कारण जो आप फोर्स लिखोगे F बराबर लिखोगे K इंटू 1 इंटू 6, ये बात सही है, अपॉन 1 का स्क्वायर, सही है। और 12 वाले के कारण जो फोर्स लिखोगे वो लिखोगे, मान लीजिए F12 लिख दीजिए, इसको F6 लिख दीजिए, ये लिखोगे K इंटू 1 इंटू 12 अपॉन 1 स्क्वायर। यस और नो? ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स जो बचेगा, क्या वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से 6 इंटू के या 6k बचेगा क्या? 6k बचेगा क्या? देख लीजिए भैया, ये क्या है? ये है 6k का, ये और ये वाला कितने का है? 12k का। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा 12k, इस डायरेक्शन में लगा 6k, हो गया क्या? अब इन दोनों का जो नेट है वो कितना है? 6k। यस। अब ऐसी ही श्रेणी देखिए, यहां पर 1 और 7 में मिलेगी, 2 और 8 में मिलेगी, 3 और 9 में मिलेगी, 4 और 10 में मिलेगी, 5 और 11 में मिलेगी। सब जगह
12 और 6 का मैं करवा चुका हूं। सब में 6 के आंसर आ जाएंगे। और ये जो सारे 6 वाले जो फोर्स हैं वो किस डायरेक्शन में रहेंगे, तो भैया जी आप देखिए, एक 6 का फोर्स इधर रहेगा, एक 6 का इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक और बीच में रह गया क्या, 1 2 3 4 5 और एक रहेगा 6 पे 6। ठीक है, अब इनका वेक्टर जब निकालोगे तो इसमें देखिए हर एक क्या है, फिर से एक और हिंट दे देता हूं मैं आगे वाली, 6 और 3 90 पे, 5 और 2 90 पे, 4 और 1 90 पे, तो इनका भी रिजल्टेंट निकाल लेना 45 जो भी निकलेगा, और फिर उनका लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं, बट क्या है ना कि स्टूडेंट को भी लगता है कि भैया हमारे सर ने कुछ तो भी हमको नया पढ़ाना चाहिए, बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ कुछ नया पढ़ाते हैं, लेकिन वो चीज़ें एग्जाम में नहीं आती। मैं अभी बता दूं, ये इस सवाल पे समय वेस्ट करना है बस, बट क्या है ना, एक अट्रैक्शन पाने के लिए भी जरूरी होता है कुछ ऐसे अलग से सवाल करवाया जाए। कोई बात नहीं, जो भी है अब कर दिया। हालांकि मेरी कभी ये मंशा नहीं होती है कि सब किया जाए और ये हुआ जाए, हमारा शुद्ध मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको उतना ज्ञान प्रदान किया जाए जितना आपको एग्जाम में आने वाला है, रादर देन कि हम लोग इधर उधर की बातों को करके ऐसा करें कि भैया जो आने वाला नहीं है वो भी पढ़ते बैठे। ठीक है, तो वो हमारा मकसद कभी भी नहीं है। हालांकि हम लोग हमेशा एक कोशिश जरूर करते हैं कि यहां तक का सवाल का लेवल एग्जामिनर डिसाइड करते हैं मोस्टली, मतलब मान चलो यहां तक का लेवल डिसाइड किया तो हम लोग इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर। ऐसा नहीं कि लेवल यहां तक का और हम यहां की बातें कर रहे हैं, इतना भी ऊपर नहीं जाते हैं। हम लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में हम लोग हमेशा सफल ही रहे हैं कि हम उतना ही दें जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड है। ठीक है, श्योर हैं? चलो, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।